और अब अगली खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर की खजराना पुलिस ने ऐसे 3 शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो ट्रू व्हीलर वाहनों को चोरी कर अपना महंगा शौक पूरा करने के लिए वाहनों को चोरी किया करते थे। बड़ी बात यह है कि बदमाश वाहन चोरी करने के बाद उसमें हूटर सायरन बजाते हुए फरार हो जाते थे। पुलिस ने एक नाबालिग के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर 10 टू व्हीलर वाहन जब्त किए हैं, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। वाहन चोर के लोगों को गिरफ्तार किया है, कितने वाहन जब्त किए और कितने आरोपी हैं? देखिए, मुखबिर से सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में वाहन चोरियों के संबंध में कुछ अनजान लोग खजराना थाना क्षेत्र में घूम रहे थे और पूरे शहर में अलग अलग जगहों पे वारदात कर रहे थे। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी खजराना मनोज सेंगर के द्वारा एक टीम तैयार की गई, मुखबिरों को लगाया गया और इसी प्रक्रिया में एक नाबालिग और एक व्यक्ति कृष्णा सोलंकी पिता नानूराम सोलंकी, इनकी सूचना प्राप्त हुई कि ये क्षेत्र में जो वाहन चोरी करते हैं इस समय पर घूम रहे हैं। टीम ने जो है पूरी प्रिपरेशन के साथ में इनको पकड़ा और हिकमत अमली से पूछताछ करने पर इनके द्वारा कुल 10 मोटरसाइकिलें चुराना कबूल किया गया, जो कि इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर छुपा दी जाती थी, जिसमें पूछताछ करने पर आगे धार जिले के विवेक पिता विनोद के पास में गाड़ी रखना और बेचना बताया गया, तो उसे भी फिर आरोपी बनाया गया। इस प्रकार 2 आरोपी हैं और एक नाबालिग आरोपी है। सर, ये चोरी क्यों करते थे सर? ये कहाँ ले जाके बेचते थे इनको? ये मूलतः पैसों की आवश्यकता होने की वजह से और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए मोबाइल और अन्य जो शौक होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए ये मोटरसाइकिल चुराते थे और बेचते थे। सर, इनका पीछा करके भी पकड़ा गया है इनको कुछ? जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग स्थानों पर छुपाते थे, तो वहाँ से हम लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली और हमने वहाँ जाकर जो ये आरोपी विवेक है इसको काफ़ी मेहनत से पकड़ा। सर, पूर्व में इनके ऊपर कोई आरोप इस संबंध में जांच अभी चल रही है। सर, ये बदमाश हो क्या हुटर बजाते हुए लिख लेते हैं? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि इनको हुटर कहाँ से आया है, ये किस प्रकार से हुटर की कहानी आई है और इनको हुटर का इस्तेमाल के बारे में जानकारी किस प्रकार से लगी है, इसके संबंध में अभी पूछताछ जारी है। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर छत्तीसगढ़ से आ रही क्रेटा कार हाथी नाला क्षेत्र स्थित रानी ताली गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा रविवार की शाम 7 बजे हुआ। चौपन से हाथी नाला की तरफ जा रहा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे का डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे साइड से आ रही क्रेटा कार में टक्कर मारते हुए सामने मकान में जा घुसी। हादसे की चपेट में आने के बाद मासूम सहित 6 की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसपी अशोक कुमार मीणा और एएसपी मुख्यालय कालू सिंह भी मौके पर पहुंच गए। एम्बुलेंस से सभी शवों को दुद्धी पीएम के लिए भेज दिया गया। घटना में हुए घायलों को चौपन सीएचसी उपचार के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर की रहने वाली एक ही परिवार के सदस्य छत्तीसगढ़ से क्रेटा कार बुक करके सोनभद्र की तरफ जा रहे थे, जहां रानी ताली पहुंचने पर यह दर्दनाक घटना हुई। सर, ये जो घटना पूरा क्या मामला है? ये थाना हाथीनाला क्षेत्र के अंतर्गत जो रानी ताली जगह है, वहाँ पर अभी 7:30 से 8 के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। ये जो 4 लेन है उसमें दूसरी तरफ से जो ट्रक है अपने डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी लेन में आ गया और उसी के कारण जो एक क्रेटा गाड़ी जो छत्तीसगढ़ नंबर की थी उसने उसको टक्कर मारी। साथ ही साथ जो वहाँ पर लोकल जो ड्राइवर था, एक जो लोकल गाड़ी थी उसका ड्राइवर था, उसको भी टक्कर मारी। इसमें कुल 6 लोग की मृत्यु हुई है, जिसमें से 4 लोग क्रेटा सवार थे। साथ ही साथ जो हाईवा जो चला रहा था ट्रक ड्राइवर, उसकी मृत्यु हो गई है और साथ में यहाँ पे जो लोकल में ट्रक खड़ा हुआ था जिसका ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी मृत्यु हुई है और 3 लोग घायल थे, गंभीर घायल हैं, जिनको तुरंत से जो जिला अस्पताल ओडी में भेजा गया है और वहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद उनको हायर सेंटर में रेफर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो 6 लोग जो मरे हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है कि वो बेसिकली वो छत्तीसगढ़ से रोबर्टसगंज की तरफ जा रहे थे। उनके घर वालों से बात की जा रही है और जो लुद्दी है मोर्चरी में उनको भिजवाया गया है और उनके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है और जो घायल लोग हैं उनको जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो दी जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इनके परिवार से भी सर संपर्क करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, इनके परिवार वालों से संपर्क किया गया है, तो उन्होंने बताया है कि अभी वो आ रहे हैं और जो भी बेस्ट पॉसिबल जो हम फैसिलिटीज़ है घायलों को वो हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। घायलों में कितने लेडीज हैं, कितने? अभी तक ये है कि जो 3 घायल थे उसमें 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है। और मृतक में 6 लोग हैं।
क्या ये कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे सर? नहीं, ऐसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ये कहाँ के लिए जा रहे थे। इनके घर वालों से उसके बारे में जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ जा रहे थे। अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। सर का कुछ मुख्य वजह जो है क्लियर है क्या इसमें हादसे की? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसा बताया कि जो हाईवा था, ट्रक था, वो दूसरी लेन में था और वो डिवाइडर को क्रॉस करके इस तरफ आया है। इसका क्या कारण रहा है उसके बारे में जानकारी की जाए। थैंक यू। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार जिले के धामोद थाना क्षेत्र के जोगी भड़क पर वाटरफॉल देखने जा रही एक छात्रा का पैर फिसलने से करीब 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है करीब 40 स्कूल विद्यार्थियों का ग्रुप वाटरफॉल देखने यहां पहुंचा था। तभी सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर रहे एक छात्रा का पैर फिसलने से वो गिर पड़ी और करीब 500 फीट गहरी खाई में जाकर पहुंची। छात्रा को गिरता देख बाकी के मौजूदा स्कूली छात्र घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। स्थानीय ग्रामीणों ने इस बात की सूचना धामनोद पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचा। पुलिस की ग्रामीण में झोली बनाकर गहरी छात्रा को बाहर लाया गया। इधर ग्रुप के छात्र छात्राएं इस घटना के बाद डरे हुए थे। फिलहाल छात्रा की पहचान अंशिका गुप्ता शहडोल के रूप में हुई है। आरंभ में मौके से छात्रा को शव बाहर निकालकर ट्रैक्टर के माध्यम से धामनोद स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सरपंच बलराम कटारे का कहना है कि जोगी भड़क वाटरफॉल पर प्रतिदिन इंदौर व आसपास के क्षेत्र से स्कूल के बच्चों को पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ रेलिंग और सीढ़ियाँ बनाए जाने को लेकर आवेदन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाए। ऐसे में यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। पुलिस थाना क्षेत्र के ढाल पंचायत क्षेत्र में जोगी भड़क पर एक स्कूली छात्रा की गिरने से मौत हुई है। क्या है पूरा मामला? ग्राम ढाल पंचायत में एक बेकलिया गांव, जहां पर पर्यटक जोगी भड़क पर 100 डायल को सूचना मिली। 100 डायल में और हमारे साथी सैनिक और पायलट वहां पर जोगी भड़क में पहुंचे और वहां पर हमने देखा पर्यटक के लिए आए थे इंदौर से बस लेकर। तो एक लड़की वहां से नीचे खाई में गिर गई। कितनी गहरी खाई थी वो? करीबन 500 से 600 फीट। उस लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम बताया जा रहा है कि अंशिका, ये रहने वाली शहडोल अनूपपुर की है और उनके अन्य साथी लोग भी आए थे और लड़कियां भी थे और लड़के भी करीबन 40-45 लोग थे। और 100 डायल और हमारे साथी सैनिक जबर सिंह, मोहन और बेटलिया गांव के लोगों की मदद से उसको बाहर निकाला गया और बाहर निकाल कर उसको सरकारी अस्पताल के लिए लाया गया। आगे जांच की जा रही है। आपका पूरा नाम? और गंगाराम बघेल, आरक्षक, थाना धामनोद। देवास सतवास में रविवार दोपहर एक ढाबे पर राजनीतिक विवाद के चलते फायरिंग की घटना हुई, जिसमें बजरंग सेना के राष्ट्रीय महामंत्री अंकित सिंह बावरा घायल हो गए। घटना पुनासा रोड स्थित जायसवाल ढाबे के पास दोपहर करीब 3 बजे हुई। गोली अंकित सिंह को बाह और कंधे पर लगी, जिसके बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार जिलाध्यक्ष पद से हटाने के बाद आरोपी कपिल जायसवाल और अंकित सिंह बावरा के बीच विवाद चल रहा था। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल अंकित सिंह बावरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं बजरंग सेना संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और रास्ते से गुजर रहा था, तभी कपिल जायसवाल ने मुझ पर गोली चला दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कपिल जायसवाल उनके पद का गलत इस्तेमाल कर गांजे और पाउडर का अवैध व्यापार कर रहा था, जिस कारण शनिवार रात कपिल को पद से हटा दिया गया। इससे नाराज होकर रविवार दोपहर उसने फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी कपिल पिता पवन जायसवाल, विनोद पिता लाल सिंह ठाकुर, देवेंद्र गबरू पिता रामेश, तीनों निवासी सतवास को गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या मामला है? सर, मुझे कपिल जायसवाल ने गोली मार दी, पिस्टल से लोड करी और मैं रास्ते से जा रहा था और जाते वक्त मुझे एकदम गोली मार दी सर। तो हाँ, गोली क्यों मारी? पूरी घटना सर मुझे नहीं पता सर।
मैं जय बजरंग सेना संगठन से राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। उन्होंने मेरे पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जिला अध्यक्ष थे वो, मैंने पद दे रखा था उन्हें। वो गांजे का व्यापार करते थे और पाउडर का व्यापार करते थे, तो मैंने उन्हें पद से निरस्त कर दिया। पद से निरस्त रात में करा मैंने। फिर उन्होंने मुझे सुबह शाम को 3 बजे करीब मुझे गोली मार दी ढाबे पर उसको। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? और मैं काला पाठा रहता हूँ, तहसील कन्नौज, पोस्ट बिजवाड़। FIR वगैरह करवा दी आपने अभी? जी सर, FIR का सतवास थाने पे चल रही है सर। तो गोली कहाँ पे लगी है? सर सतवास में लगी है सर। ठीक है, यही झगड़ा था और कुछ? और कोई झगड़ा नहीं सर, पद निरस्त के कारण उन्होंने मुझे गोली मार दी सर। जी, आपका नाम बताइए। अंकित सिंह बावरा। ठीक है। इंदौर क्राइम ब्रांच अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। वहीं क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15 ब्राउन शुगर तो वहीं 15 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की है। जानकारी देते हुए एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले और खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर पहली कार्यवाही पोलो ग्राउंड पर की गई, जहां से अजय बसिंदे उम्र 25 वर्ष निवासी अमर पैलेस कॉलोनी को पकड़ा। जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। वहीं आरोपी अवैध मादक पदार्थ लोगों को अधिक दाम पर बेचने का कार्य करता है, जिस पर पूर्व में 4 अपराध पंजीबद्ध है। वहीं दूसरी कार्यवाही क्राइम ब्रांच द्वारा नायता मुंडला शिव मंदिर के पास की गई, जहां से आसिम खान को पकड़ा, जिसके कब्जे से 15 ग्राम HD ड्रग्स बरामद हुई। वहीं जब उससे पूछताछ की तो उसने अहमद उर्फ राजा खान निवासी जावरा से HD ड्रग्स लाना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पकड़े गए तीनों ही आरोपियों से पुलिस सब पूछताछ में जुटी है। फोटो खींच ले रहे थे आराम से। चलिए साहब, रोल। कुछ पूछो। ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार ये पुलिस कमिश्नरेट में, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार कार्रवाई चल रही है। लगातार ड्रग्स की धरपकड़ जारी है, जिसमें कि चाहे गांजा हो, चाहे MD या ब्राउन शुगर, इन सब में। और कल अल्फाजुनम पर भी कार्रवाई की गई थी। इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि RTO रोड के पास एक व्यक्ति है जिसके ड्रग्स होने का संदेह है। इसमें तत्काल घेराबंदी कर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा पकड़ा गया। तो उसने अपना नाम असीम बताया और असीम आज़ाद नगर का रहने वाला है। तो उसके कब्जे से जब उससे और पूछताछ की गई और जब तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 15 ग्राम MD मिली। तो उसको 15 ग्राम MD मिली और उसको विधिवत NDPS की कार्रवाई की गई। स्पॉट पर कार्रवाई करने के बाद उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक व्यक्ति का नाम बताया जो जावरा रतलाम का रहने वाला है। तत्काल उसकी निशानदेही पर उस व्यक्ति से सप्लाई करने की वाले से एक बार डील कराई गई उससे कि कुछ और चाहिए, 15 ग्राम और चाहिए, और डील पर टीम भेजी गई। और टीम के साथ उसने उस लड़के का नाम अहमद बताया तो जावरा रतलाम का रहने वाला है। डील कराई तो अहमद ने जब पैसे लेने आया पहले तो तत्काल उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर दोनों आरोपी गिरफ्तार है, जिसमें कि एक ड्रग यहाँ सप्लाई करने वाला और दूसरा जो ड्रग इनको सप्लाई करने वाला, दोनों ही असीम और अहमद पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे और पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक कार्रवाई में पोलो ग्राउंड में एक आरोपी को पकड़ा है, जिसके कब्जे से लगभग 15 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके खिलाफ लगभग 4 अपराध पूर्व के पंजीबद्ध है। और इसका नाम अजय वाशिंदे है, जो कि मूलतः राजेंद्र थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इसे पूछताछ की गई है। इसने पूछताछ में बताया कि वो कहाँ से लेकर आया है। इन्वेस्टिगेशन में तथ्य को देखते हुए उस व्यक्ति की भी तलाश की है जिसने इसको दिया है। जल्दी इसमें बताने की कार्रवाई की जाएगी। समस्त हिंदू संगठन ने ज्ञापन सौंपा। कुख्यात बदमाश सलमान लाला पर रासुका की कार्यवाही की मांग की। आज नागदा के दीनदयाल चौक पर समस्त हिंदू संगठन के लोगों ने आज इकट्ठा होकर नागदा SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की कि अभी कुछ दिनों पहले नागदा से फरार चल रहे और 60,000 इनामी बदमाश सलमान लाला को नागदा और राजस्थान की संयुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया गया है कि सलमान की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से सिर्फ दिखावा है और ऐसे अपराधी को सोची समझी साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। हिंदू संगठनों ने ऐसे अपराधी पर रासुका की कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदू संगठन प्रमुख भेरूलाल टांक ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम उज्जैन SP ऑफिस तक का घेराव भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो समस्त हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। टांक ने यह भी कहा कि उज्जैन SP ने उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, ये भी एक सवाल है। जब ज्ञापन देने आए थे सर हिंदू समाज की ओर से, क्या पूरा मामला ये? सलमान लाला विगत 2 वर्षों से फरार था और राजस्थान मध्य प्रदेश की पुलिस ने 60,000 का इनाम रखा हुआ था। 15 प्रकरण करीब दर्ज थे, जिसको लेकर वो गिरफ्तारी हुई है। हमें आशंका है कि पुलिस से सांठगांठ एवं राजनीतिक संरक्षण उसे प्राप्त है और उसकी
जो उसे सर सुविधा दी जा रही है और उसके साथ सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही है, और जिस तरह से उन्हें पट्टा चढ़ाया और एक नौटंकी पुलिस ने लोगों को गुमराह करा, आम जनता को, कि इसके पैर टूटे हुए हैं, ये गिर गया था, ये सरासर झूठ है। और वो इस तरह से उन्हें शासकीय अस्पताल और मीडिया के सामने व्हील चेयर पे, और कल जो नागदा में उनको पैदल घुमाया गया, उससे पता चलता है। तो ऐसे अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए जो झूठ मूठ से लोगों की भावना से खिलवाड़ किया, और उन्होंने बोला कि ये गिर गया, इसका पैर टूट गया, सहानुभूति बटोरी, और उसमें साथ में कोई सख्ती नहीं करी। उसके साथ में अच्छा व्यवहार एक साधारण आदमी के साथ में किया जाता, उससे बढ़ के उसके खातिर पानी करी। एक बदमाश के साथ में किस तरह व्यवहार पुलिस का होना चाहिए वो कहीं देखने को नहीं मिला। आम जनता में आक्रोश है, इसलिए समग्र हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री से मांग करी कि राज्य स्तरीय जांच होना चाहिए, एक टीम दल का गठन होना चाहिए, जिससे निष्पक्ष जांच नागदा से लगाकर उज्जैन तक के अधिकारियों की जांच होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा उद्बोधन में बीजेपी विधायक को लेकर कुछ बात कही तो उसमें आप चर्चा करें। ऐसा मानना है लोगों का और पार्टी का भी मानना है कि ये ईमानदार विधायक है। हम चाहते हैं कि ईमानदारी से काम थानों पे हो, एसडीएम कार्यालय पे हो, बाकी वहाँ कहीं देखने को नहीं मिलता है। जिसका जागता उदाहरण हमने देखने को मिला है कि उसका पैर टूटा हुआ नहीं था और 2 दिन तक उसने नौटंकी करी। मैं चाहता हूँ विधायक जी से कि ये सामने बेनकाब हो गया है, उसका पैर टूटा हुआ नहीं, वो व्हील चेयर पे क्यों गया, वो पुलिस के साथ में दोनों कंधे पे हाथ लगा के क्यों ले गए उसको, इसकी जांच होना चाहिए और पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई, उज्जैन एसपी पे भी कार्रवाई होना चाहिए और नागदा के पुलिस अधिकारी पे भी कार्रवाई होना चाहिए, जिसको उज्जैन के मीडिया को गुमराह करा, वहाँ की जनता को करा और नागदा की जनता और मीडिया को भी। आप ये मांग अगर पूरी नहीं होती आगे आप क्या कदम उठाएंगे? जिस प्रकार आपने बोला, समग्र हिंदू समाज जैसा बोलेगा, जैसा तय करेगा, अभी कराएंगे। जिस प्रकार से आपने बात करी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं एसपी ऑफिस का कार्यालय का घेराव करने के लिए, अगर नहीं कार्रवाई होती है तो वो करेंगे, बिल्कुल पहले भी किया है और अभी भी करेंगे और सबका करेंगे जो जो जिला जन ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा, विषय है 60,000 का इनाम बदमाश सलमान लाला की गिरफ्तारी के प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि उज्जैन पुलिस ने 3 दिन पूर्व नागदा क्षेत्र के कुख्यात स्टेशनर बदमाश सलमान पिता शेरू लाला निवासी राजीव कॉलोनी नागदा को गिरफ्तार किया था। सलमान को 60,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बदमाश सलमान लाला को मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस विगत 2 वर्षों से तलाश कर रही थी। लाला 13 जनवरी 2023 को फरार था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर शुक्रवार को उज्जैन न्यायालय में पेश किया था। वहां से इसका 3 दिन का रिमांड मिला है। लाला की फरारी से लेकर गिरफ्तारी तक के खेल में साठगांठ हुई है, जिसके निम्न बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की है। पहला बिंदु है, सलमान लाला ने 2 वर्षों में जहां जहां फरारी काटी है और फरारी के दौरान जिन जिन का संरक्षण मिला है और जिन्होंने सहयोग किया उन सबके खिलाफ जांच कर प्रकरण दर्ज किया जाए। दूसरा बिंदु, रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने सख्ती से पूछताछ नहीं की। लाला की गिरफ्तारी गुरुवार रात से लेकर शनिवार शाम तक की तस्वीर जो मीडिया में प्रकाशित हुई है, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि उसके पांव में कोई चोट नहीं है, साठगांठ कर उसके पट्टा बांधा गया है। बिंदु तीसरा, फरारी के दौरान सलमान लाला ने झाबुआ जिले के थानला कस्बे में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाकर फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया। लाला ने अपने परिजनों का भी पासपोर्ट बनवाया। वोटर आईडी और पासपोर्ट बनाने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की जांच कर उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाए। चौथा बिंदु, लाला मध्य प्रदेश के 12 अपराध और राजस्थान में 3 अपराध पंजीबंद है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सिर्फ 20,000 का और राजस्थान में 40,000 का इनाम घोषित कर रखा है। इसके ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं कुछ अधिकारी लाला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 5वां बिंदु, सलमान लाला के मकान पर प्रशासन ने 2 बार बुलडोजर चलाया। पहली बार जब इसका मकान तोड़ा गया तो उन्हें उसी स्थान पर मकान बना लिया, जिसे दोबारा तोड़ा गया। दोनों बार प्रशासन ने इस पर अभियान की कार्रवाई नहीं की, पुनः मकान बनाने पर भी कार्रवाई नहीं की। 6वां बिंदु, सलमान लाला के फरारी के दौरान विदेश दुबई की यात्रा की। इस यात्रा के लिए उसे आर्थिक रूप से किन किन ने सहयोग किया, इसकी भी जांच की जाए।
सातवां बिंदु सलमान लाला के 2 राज्यों की पुलिस की तलाश थी, पुलिस को तलाश थी। मध्य प्रदेश के 4 थानों में उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है, ऐसे बदमाश पर आसुबा की कार्रवाई की जाए। 8वां बिंदु सलमान लाला की गिरफ्तारी के 3 दिन पूर्व से ही तथा आज दिनांक 2/2/2025 तथा नागदा से लेकर उज्जैन के कतिपय पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस जवानों के कॉल डिटेल एवं लोकेशन की जांच की जाए। 9वां बिंदु इस पूरे मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार राज्य स्तर तक एक स्पेशल दल का गठन करे एवं 10वां बिंदु 4 व 5 वर्ष पूर्व जब सलमान लाला को गिरफ्तार किया था उस समय उसके पास से काफी मात्रा में अवैध हथियार एवं 800 से अधिक कारतूस मिले। वर्तमान में भी जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके पास से काफी मात्रा में ड्रग्स MDMA मिली है, जिसके ऐसा लगता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशे व हथियार का अवैध व्यापार करता है। इसकी भी जांच महोदय की जाए। महोदय, सर्व हिंदू समाज की मांग है कि निष्पक्षता से जांच करे। इसके पिता शेरू लाला व काका अमजद लाला का भी मध्य प्रदेश ATS ने 1977 में इंदौर जिले में एनकाउंटर किया था। उस समय दोनों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया था। सलमान लाला का क्षेत्र में आतंक भय है और डर का खौफ के कारण कई मामले में पीड़ित शिकायत नहीं करते हैं, इसकी भी जांच की जाए। प्रतिलिपि है माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय PHS भोपाल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में स्थित विश्व प्रसिद्ध वाग्देवी सरस्वती मंदिर में बसंत पंचमी उत्सव मनाया जा रहा है। आज सूर्योदय की पहली किरण के साथ हवन प्रारंभ हुआ। आज मां वाग्देवी के जन्मोत्सव के साथ यहां दिन भर पूजा अर्चना का दौर जारी रहेगा। यज्ञ कुंड में आहुतियां दी जा रही है। बसंत उत्सव के तहत परंपरागत रूप से लालबाग से मां वाग्देवी की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। शोभा यात्रा धार शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः भोजशाला पहुंचेगी। कार्यक्रम भोज उत्सव समिति के बैनर तले किया जा रहा है। आज पूजा अर्चना का दौर सूर्यास्त तक जारी रहेगा। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं के मां वाग्देवी के दर्शन के लिए पहुंचना प्रारंभ हो गए हैं। आज पूरा धार शहर भगवा में नजर आ रहा है। भोजशाला परिसर व धार शहर में पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। 800 से अधिक पुलिस बल तैनात, 70 से अधिक CCTV कैमरा से निगरानी की जा रही है। हाई राइज बिल्डिंगों पर पुलिस के जवान तैनात हैं। भोजशाला परिसर ड्रोन कैमरे की निगरानी में है। आज वसंत उत्सव है और आप दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है? आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं, वैसे हम रहने वाले मनावर के हैं, लेकिन यहाँ पे हर साल हमारा आना होता है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि वसंत उत्सव धार के बहुत सालों में काफ़ी उत्साह से मनाते हैं हर बार। और बस एक ही मन में एक इच्छा है कि अब जो मूर्ति यहाँ से बाहर गई हुई है, बस वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। सर्वे के बाद में क्या चेंजेस मिला? सर्वे के बाद में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अभी भी देखा गया है कि काफ़ी पीछे देखा गया है कि खुदाई वगैरह चली थी, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं और काफ़ी शिलाएँ निकली हैं जो कि रखी हुई हैं। और देख के अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती जा रही हैं। आज सरस्वती जन्मोत्सव क्या कहेंगे? वसंत उत्सव का आरंभ हो चुका है आज से। मैं यही कहना चाहूँगी कि वसंत उत्सव जिस तरह से स्टार्ट हुआ है और जिस तरह से हमारे यहाँ मौसम में वसंत उत्सव का मौसम मनाते हैं, उसी तरह से सभी जो बच्चे होते हैं खासकर उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो सभी बहुत अच्छे से मनाएं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और बहुत अच्छे से एंजॉय करें। उमा बैरागी। आज वसंत उत्सव का आरंभ हो चुका है, तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे? राजा भोज ने 1034 में माँ सरस्वती की स्थापना कर सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कर 40 दिवसीय बसंत उत्सव मनाने का कार्यक्रम चालू किया था। उसी परंपरा को दृढ़ता के साथ और श्रद्धा के साथ हिंदू समाज 951 वर्षों से सतत इसको मनाता आ रहा है। ये वर्ष 951वां है और प्रातः सरस्वती यज्ञ भोजशाला गर्भगृह प्रारंभ हो चुका है। दर्शनार्थी आ रहे हैं। अभी कुछ ही समय में शोभा यात्रा प्रारंभ होगी जो उदयपुर चौराहे से चलकर भोजशाला पहुंचेगी। सत्याग्रह स्थल पर धर्म सभा होगी जिसे हमारे महामंडलेश्वर से उत्तम स्वामी जी संबोधित करेंगे। उसके बाद गर्भगृह में महाआरती होगी। दिन भर हवन चलेगा। शाम को सूर्यास्त के समय पूर्णाहुति के साथ आज का कार्यक्रम पूर्ण होगा। कल गर्भगृह में मातृ शक्ति सम्मेलन 3 बजे होने वाला है, जिसे हमारे धर्म जागरण की प्रांत सह संयोजिका भारती दीदी संबोधित करेंगी। शाम को बाहर पंडाल में
द्वारका मंत्री द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया है। 5 तारीख के दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन राष्ट्रीय कवि संदीप शर्मा के संचालन में होगा और 6 तारीख के दिन इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति के देवी अनुष्ठान है। बगैर कन्या और पूजन के और भोजन के पूर्ण नहीं होता है, तो 6 तारीख के दिन यहाँ पर कन्या नगर भर की कन्या का पूजन और सरस्वती वंदना के साथ भोजन प्रसाद के साथ इस कार्यक्रम का पूर्णाहुति होगी। गोपाल शर्मा, संयोजक, भोजशाला मुक्ति यज्ञ। खबर अयोध्या से आ रही है। दलित युवती की हत्या का खुलासा एसएसपी राजकरण नैयर ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह गिरफ्तार। तीनों आरोपियों ने शराब के नशे में की थी युवती की हत्या। गांव के ही एक स्कूल में हुई थी युवती की हत्या कर नाले के पास फेंक दिया था शव। पुलिस तीनों आरोपियों को लेगी रिमांड पर। ब्लाइंड केस को 4 टीम ने मामले का किया खुलासा। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का मामला। इसी मामले को लेकर कल सपा सांसद अवधेश प्रसाद दहाड़े मार मार कर मीडिया के सामने रोए थे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? थे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। मंत्री जी, हम सब साथ में है। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो? सांसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, हम इसी बात दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है। आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या है, जो भी दुर्दांत अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया, कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक मां ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। सर, जो खुलासा हुआ है किस तरीके का है, कौन आरोपी है और किस तरीके इसको पकड़ा गया? देखिए, दिनांक 31 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी के द्वारा बताया गया था कि रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए 2 टीमों का गठन किया गया था। इसमें जो शव हमको बरामद हुआ था, जैसा पूर्व में आप लोगों को बताया गया था, प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पर यह प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह जगह नहीं है जहाँ पर घटना को कारित किया गया है, एवं पुलिस को दिग्भ्रमित व गुमराह करने हेतु शव को वहाँ पर ला करके रखा गया है। इस करके हमारे लिए पूरा ब्लाइंड केस था, तो हमारे द्वारा 4 टीमों का गठन करते हुए CCTV फुटेज का एनालिसिस, टेक्निकल सर्वेलांस, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर घटना का सफल अनावरण किया है। घटना में संलिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह है।
आवश्यकतानुसार इन तीनों का पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के पूछताछ और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि घटना का अनावरण हो गया तो इस मामले में जल्द चार्जशीट लगा करके माननीय न्यायालय से केस को फास्ट ट्रैक करा करके हमारा प्रयास है कि जल्द इसमें सजा करवाई जाए। साक्ष्य क्या मिले उसमें, किस तरीके से? देखिए, जो हमारे वैज्ञानिक विभिन्न साक्ष्य मिले हैं, जो तीनों हमारे अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनके कपड़े हमारे द्वारा बरामद किए गए हैं जिस पे खून के धब्बे हैं, उनको एफएसएल से चेक करवाया जा रहा है। वह अन्य जो भी घटनास्थल पे, जो असली घटनास्थल था जहाँ तक पुलिस पहुँची थी, वहाँ से जो भी हमारे सैंपल्स इकट्ठे हुए हैं और जहाँ पे इस घटना को सजाते वक्त अभियुक्त के द्वारा कुछ सैंपल्स वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं, वो जो सैंपल्स हमारे द्वारा एकत्रित किए गए हैं उन सबको इकट्ठा करके एफएसएल भेज करके इसमें प्रॉपर साइंटिफिक रिपोर्ट ली जाएगी ताकि किसी भी तरीके से न्यायालय से इन लोगों को बचने का कोई स्कोप ना बचे। किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं लोग? नहीं, अभी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं आई है और अभी हमारी पूछताछ और अग्रिम आगे कार्रवाई चल रही है। मंदसौर जिले के गरौठ में नीमच नारकोटिक्स पुलिस ने एक घर में दबिश देकर बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स और एमडी ड्रग्स बनाने के संसाधनों को जब्त किया है। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि पूर्व सरपंच दिनेश लंबे समय से अपने घर में ही अवैध रूप से ड्रग्स बनाकर बेचने का कारोबार करता था। पुलिस ने पूर्व सरपंच के घर में बने होद से ड्रग्स बनाकर बेचने के उपकरण और ड्रग्स को जब्त किया है। आपको बता दें कि एमडी ड्रग्स बनाने में कई ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो जानलेवा है और उसी केमिकल से बनी ड्रग्स को लेने के चलते कई युवाओं को मौत और बर्बादी का शिकार होना पड़ता है। मंदसौर जिले में यह कोई पहली कार्यवाही नहीं है। पूर्व में भी केंद्रीय नारकोटिक्स एजेंसियों सहित स्थानीय पुलिस समय समय पर कार्यवाही करती आई है। जिस सरपंच से एमडी ड्रग्स पकड़ी है उस पर भी राजनीतिक संरक्षण की बात निकलकर सामने आ रही है। जिले ने पूर्व में पकड़ाई एमडी ड्रग्स में भी कई बार राजनीतिक नेताओं के आरोपियों से संबंध होने की बात सामने आ चुकी है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के प्रीतनगर वार्ड नंबर 4 क्षेत्र में भयंकर चोरी की घटना से पीड़ित परिवार सहित क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नगद सहित सोने के गहने, चांदी की मूर्ति सहित अन्य कीमती सामानों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना उस समय हुई जब परिवार के सभी सदस्य 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने मिर्जापुर जिला गया हुआ था। सुबह जब परिवार कार्यक्रम से लौटे तो चोरी की घटना देख अवाक रह गया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची चौपन पुलिस ने बारीकियों से जायजा लिया और पीड़ित परिवार से जानकारी इकट्ठा की और आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की। इस दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर घर की जांच पड़ताल की और फिंगरप्रिंट सहित कई आवश्यक चीजों का साक्ष्य इकट्ठा किया। मिली तहरीर के बाद पुलिस ने कहा कि चोरी की घटना का जल्द ही अनावरण कर किया जाएगा खुलासा। पीड़ित महिला कुसुमलता अग्रहरी ने चोरी की घटना के बारे में बताया कि लगभग 20 लाख की घर में चोरी हुई है। चोरों द्वारा नगद सहित ज्वेलरी और अन्य कीमती पर हाथ साफ किया गया है। पीड़ित महिला ने बताया ये तो अभी अनुमानित चीजें हैं, अभी बहुत सी चीजों को ध्यान से देखा नहीं गया है, हो सकता है कि उसकी भी चोरों द्वारा की गई हो। पीड़ित कुसुमलता ने बताया कि सोने के सामानों पर ज्यादा चोरों ने हाथ साफ किया। हमारे घर पर कोई अनजान लोग नहीं आते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर लिखा भी रहता है कि कौन चोर है। हमारी बहू के सोने के गहने ज्यादा चोरी हुए हैं। शादी में जाना था इसलिए गहना घर पर ही रखा था। अचानक से सास की मृत्यु 19 तारीख को हो गई। मृत्यु की घटना सुन सभी लोग जल्दी में गाड़ी में बैठकर चले गए। जैसे जैसे अंदर जाते गए सभी कमरे का ताला और लॉकर टूटा मिला। इससे जाहिर होता है कि चोर शातिर और प्रोफेशनल थे। छोटे बच्चों के कान तक के, छोटे कान के गहने तक को चोरों ने नहीं छोड़ा। पुलिस को लिखित सूचना दे दी गई और पुलिस जांच में जुट गई है। पूर्व सभासद मोह बहादुर ने बताया कि चोरी की बढ़ती वारदात, हीरोइन के बढ़ते कारोबार और युवाओं में हीरोइन की लत है। घटना दिन पर दिन क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। वार्ड में आसपास के क्षेत्र में हीरोइन धड़ल्ले से बेची जा रही है। प्रशासन कई बार हीरोइन के सौदागरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मौके पर हीरोइन बेचने वाले मिलते नहीं हैं, इसलिए प्रशासन के हाथ खाली रहते हैं। कई सालों से आसपास के क्षेत्र में हीरोइन बेची जा रही है। एक घर नहीं, कई घरों के लोगों द्वारा हीरोइन का कारोबार किया जा रहा है। हीरोइन बेचने की बात पूरे मोहल्ले को पता है। प्रशासन ने कई बार छापा तक मारा है, लेकिन हाथ खाली ही रहे।
हाँ भैया। अभी चोरी हुई है, कितने की अनुमानित लागत की हुई चोरी? अनुमानित लागत तो अभी तो बहुत क्लियर तो नहीं देख पाए, लेकिन 15-20 से कम नहीं है। 15-20? मेन तो ज्वेलरी चला गया, मेरी बहू का है, भारी भारी पूरा सोने का, गले का मंगलसूत्र सोने का, बड़ा कान का। किसी पे शक? अभी हम तो हमेशा जाते थे, पर किसी पर वैसे तो नहीं बता सकते, पर हाँ पेंटर लगे थे। अब पता नहीं उसके सिवा और मेरे घर में कोई अनजान लोग बहुत आते भी नहीं थे। नहीं, जैसे कि और लोग ताला खोल के आते थे, देखते थे क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अब क्या जाने, किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है, पर बाहरी कोई मेरे घर नहीं आता था। बस हम तो जानते हैं, ये बहू की ना होता गहना तो इतना ना रहता, पर बहू की ज्वेलरी जाने से ज़्यादा दिक्कत हो गया है। और मेरे शादी में जाना था मेन, इसलिए लेकर के आई थी, और अचानक से सास मर गई उसी दिन, जिस दिन शादी में जाना था 19 तारीख को ओवरा, उसी दिन सास मर गई बरकशाह। अब सब हम लोग आनंद फानंद में गाड़ी पे बैठे चले गए, इतना ध्यान नहीं हुआ कि ज्वेलरी लेते जाए साथ में। और वहाँ पर जब आज जब घर में इंटर हो रहे हैं तो घर का ताला टूटा हुआ, मेन गेट का ताला बंद था, दरवाजे का कुंडी टूटा हुआ, अंदर इंटर कर रहे हैं, पूरा रूम तीनों खुला, तीनों रूम का लाकर अलमारी खुला, किसी में 20,000, किसी में 10,000, किसी में 30,000 कैश भी रखा होगा, बहुत तो नहीं पर कैश तो 50,000 कैश रहा होगा घर में। और तीनों रूम में गए, कोई थोड़ा ज्वेलरी रखा था, हमारे रूम में 6-7 जोड़ी पायल, बच्चे का कान का, मेरा 2 जोड़ी कान का, वो सब अभी तो हम कुछ देखे ही नहीं। चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखे थे, चांदी कटोरी, चम्मच, सिक्का, विक्टोरिया रखे थे, सब चोरी, सब लेके गया। मतलब वो चेक कर करके ले गया, इतना इत्मीनान से तो कहीं किसी का एक चीज खंगाल लिया है, एक चीज। बक्सा, जो बक्सा हम कभी नहीं खोलते तो उसका भी ताला टूटा हुआ, सारी बहुओं का शादी का बक्सा, एक सामान एक उलट पलट के देख करके, मतलब उसको जो नकली था उसको छोड़ दिया, जो असली था वो लेके कर गया। पता नहीं क्या लिया था चेक करने के लिए। मेरे छोटे बच्चे के कान का लेके नया ही रखे थे, वो भी लेके चला गया। पता नहीं कौन। मोम बहादुर जी, नगर में चोरी की घटना कई बार हो गई, अभी खुलासा कोई किसी का नहीं, आज भी चोरी हुई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, जो हीरोइन बिक रही है, हीरोइन पी रहे हैं, साले चोरी कर रहे हैं। कहाँ हीरोइन बिक रही है? सबको पता है यहाँ कहाँ हीरोइन बिकता है। प्रशासन नहीं रोकती है? प्रशासन आती है, मौके पे मिलता नहीं है, चले जाते हैं। प्रशासन तो आती है, मगर वो लोग पाए जाते हैं। प्रीतनगर में हीरोइन का हब बन गया है क्या? एकदम कई सालों से है, उन्होंने नया नहीं है, कई सालों से। हाँ, एक घर में है कि कई घरों में? कई घरों में है, सबको पता है। प्रशासन छापा भी मारी है, मगर कुछ मिला नहीं अभी तक। नहीं। और अब बात करेंगे अगली खबर की। महान तपस्वी भोपावर तीर्थोधारक आचार्य नवरत्न सागर मसूरी जी महाराज साहब के शिष्य रत्न आचार्य विश्व रत्न सागर सूरी जी महाराज साहब आदि जी श्रमण भगवंत का महावीर भवन मनावर पर पदार्पण हुआ। कर्नाटक हुबली में विराजित होने वाली प्रतिमा रथ में गुरुवार के साथ ही चल रही है। बैंडबाजों के साथ चल समारोह के रूप में प्रवेश हुआ। गुरुवार को मुखारविंद से मंगलाचरण व श्रावक श्राविकाओं की गुरु वंदन के पश्चात धर्म सभा की शुरुआत की गई। आचार्य श्री ने बताया कि प्रकृति में बसंत ऋतु के आगमन के बाद फिर ग्रीष्म वर्षा आदि ऋतुएं क्रमशः अपने समय पर आती हैं, वैसे ही सही समय पर संतों का शुभागमन संघ का विकास लेकर आता है। आचार्य श्री मनावर महामांगली के 2 वर्ष के पश्चात पुनः पधारे हैं एवं आप निसरपुर मंदिर प्रतिष्ठा में निश्रादेन पधारे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धार महू सांसद सावित्री ठाकुर ने भी बिहार में आचार्य श्री के वंदन कर आशीर्वाद लिया। धर्म सभा में श्री संघ अध्यक्ष प्रवीण खटोड़, मनोहर ओरा, रमेश चंद्र खटोड़ सहित कई लोगों ने गुरु चरणों में अर्पित किए भाव पुष्प। श्री संघ बनावर के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी परिवार अमित कुमार, सुमित कपूर, कुमार कपूर, चंद्र जी नाहर का शाला माला श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया गया। परम पूज्य भोपावर तीर्थ उद्धारक पूज्य श्री 1008 नवरत्न श्रीगर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न पूज्य श्री विश्व रत्न सूरी जी महाराज साहब आज रथ यात्रा के साथ में मनावर पधारे और रथ पूरे विश्व में घूमकर फिर मूर्ति की स्थापना होगी और यहाँ से महाराज साहब नेसरपुर पधारेंगे, वहाँ पे भी प्रतिष्ठा होगी। और महाराज साहब ने हमारे मनावर में पधार कर बहुत उपकार किया, बहुत हम वो है उपकारी हैं महाराज साहब के।
जय जिनेन्द्र, हर्ष। रथ यात्रा निकाली है जी, इसका क्या उद्देश्य? बस आज हमारा यहाँ पर आगमन हुआ। ये जो रथ साथ चल रहा है, ये हुगली के अंदर विशाल मंदिर बनेगा, तो वहाँ के संघ की इच्छा थी कि पूरे भारत के अंदर इसको भ्रमण करवाया जाए और जरूर लोग इसके दर्शन करेंगे। इस उद्देश्य के साथ में ये ट्रक के अंदर रथ के स्वरूप में धारण कराएंगे। कहाँ जाइए यात्रा? नहीं, बस यात्रा तो ये भ्रमण करते हुए कर्नाटक हुगली जाएगी, लेकिन हम लोगों का तो जो विचरण है वो इस एमपी में ही है। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये निफरपुर जा रहे हैं जहाँ प्रतिष्ठा है। तत्पश्चात बदनाव होते हुए बागफड़ा की ओर जाएंगे, इंदौर चतुर्मास इंदौर। जी। बसंत पंचमी पर आज धार की भोजशाला में पूरे दिन सरस्वती जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह सूर्योदय के साथ ही भोजशाला में हवन और पूजन का सिलसिला शुरू हुआ, जो पूरे दिन भर जारी रहा। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भोजशाला पहुंचे और हवन पूजन में भाग लिया। बसंत पंचमी को लेकर धार वासियों में जबरदस्त उत्साह रहता है। इसी बीच दोपहर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो पूरे धार शहर से होते हुए सरस्वती जी का तेल चित्र पर लेकर भोजशाला पहुंची, जहां पहले एक धर्म सभा आयोजित हुई, जिसे महर्षि उत्तम स्वामी जी ने संबोधित किया। धर्म सभा के बाद सभी श्रद्धालु भोजशाला के गर्भगृह पहुंचे। वहां सरस्वती जी के तेल चित्र को स्थापित कर महाआरती हुई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ आरती की। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उत्तम स्वामी ने कहा कि भोजशाला सरस्वती का मंदिर है। प्रयागराज में तो सिर्फ गंगा और यमुना है, सरस्वती तो धार में विराजित है। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की कि वहां अविलंब भोजशाला में नमाज रोककर लंदन से मां वाग देवी की मूर्ति लाकर यहां स्थापित करें। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही सुनवाई नहीं करती है तो वहां एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान चलाएंगे और हजारों की संख्या में लोगों को लेकर मुख्यमंत्री के निवास पहुंचकर इस बात की मांग करेंगे। ऐसे भोजशाला के अस्तित्व के पुनर्निर्माण को लेकर आपके क्या विचार है? निश्चित रूप से मुझे लगता है अयोध्या जैसा वापस पुनरुपी इसका भव्य और उसकी तारुण्यता प्राप्त हो, ये मैं पूर्ण सहमत हूँ। होना चाहिए, उसी स्तर पर होना चाहिए। जी, भोजशाला का मुद्दा अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, वहाँ संतों के बीच रखना चाहिए। मैं अभी जाऊँगा 12 तारीख को, हमारे सारे संतों की 12-13 अखाड़ों की बैठक है, उसमें इसका मुद्दा मैं रखूँगा। अभी आपने अपने स्पीच में कहा है कि आने वाले समय में आप उसके लिए भ्रमण पर निकलेंगे, क्या मिशन रहेगा? क्या मिशन यही है कि जागृति आ जाए समाज में। और इतने सालों वर्षों कई शताब्दियां निकल गई, फिर भी आज तक हमको संघर्ष और हमको अपने आप में भीख मांगनी पड़ रही है। ये भीख क्यों मांगे? हमारा होते हुए ही हम भीख क्यों मांगे? मुझे लगता है भीख मांगने का समय नहीं, समाज में जागृति की ज़रूरत है। बस यह सख्त ज़रूरत है कि आज हम लोग हर एक काम में न्यायालय, पुलिस इसके आड़ में जाते, इससे अच्छा कहीं ना कहीं समाज जागृत हो। कहीं न कहीं संविधान हमारे यहाँ आगे आता है, धर्म पीछे चला जाता है, कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, संविधान तो हम लोग मानने वाले लोग हैं, तो आज जाकर 500 साल हो गए संघर्ष कर रहे हैं। आज 1000 साल 500 साल ये संविधान का पालन करके ही हम लोग मान के चल रहे हैं। आज भी माँ सरस्वती मूर्ति न आने का कारण क्या? संविधान, उसका पालन करते हुए ही चल रहे। लेकिन हाँ, हम लोग अपनी पक्ष रखना, बात रखना कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है, उसका स्वीकार करते हुए चल रहे। इसका राजनीतिकरण कब बंद होगा? क्योंकि इसका राजनीतिकरण, और आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अभी आपने कहा गजेंद्र सिंह शेखावत से बात हुई, तो क्या बातचीत का दौर 11 साल हो गए, सरकार को कब तक बातचीत करेगी और जनता कब तक भोगेगी? और आप नमाज भी पढ़वाते हो साथ में, आपकी सरकार नमाज पढ़वाती है। मैं कोई राजनीतिकरण नहीं हूँ, बस मेरे से जुड़े हुए लोग हैं। उनके मेरे गजेंद्र सिंह जो पर्यटक मंत्री मेरे बहुत पुराने जुड़े हैं, मैंने आज सहजता के साथ उनसे बात करी है। और विकासखंड अमानीगंज के चुनाव प्रभारी वरिष्ठ भाजपा नेता व महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक अभय सिंह समुदाय की बेटी के साथ एक घटना हुई थी, जिस पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने बहुत ही करुण क्रंदन किया और बड़ा तौबा मचाया, जबकि उसके सारे अपराधी पकड़ लिए गए। आप हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभय सिंह जी। अमानीगंज में आपका
घर भी है पत्रक, यहीं आपका कॉलेज है, हम आपके कॉलेज में मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं, जब अमानीगंज में कोई घटना होती है तब इनका दूसरा रूप रहता है, अब जब चुनाव चल रहा है उस समय कोई घटना हुई तो उसको कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो ये बहुत दुखद घटना हुई है जो सैजनवा में एक बिटिया के साथ हुई और उसके साक्ष्य भी मिल गए, लोग पकड़ भी गए, तुरंत 24 घंटे भी नहीं लगा। उस पर माननीय सांसद जी का रोना इस चुनाव से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। रही बात माननीय सांसद की, तो उन्होंने उसके पहले वो 2014 की घटना मुझे याद है अमानीगंज में, वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे और यहाँ पे एक ब्राह्मण की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाई थी और अधिकारियों ने उसको जेसीबी से खोद के दबा दिया था। और वो यहाँ पे उस हाल थी कि पूरा अमानीगंज जल रहा था और लोगों ने दुकानें अमानीगंज बाज़ार की 15 दिन तक बंद रखी और एकदम कर्फ्यू का माहौल हो गया था। तब उनको रोना नहीं है, तब वो कहाँ थे? घटना के कितने दिन के बाद यहाँ आए थे, आपको याद होगा? 8 से 10 दिन बाद। अभी रायपट्टी में भी एक घटना हुई थी, रायपट्टी में 4 दिन के बाद ही आए थे और गांव वालों ने उनको वापस कर दिया था। हाँ, रायपट्टी में भी एक दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म की ऐसी घटना हुई थी और उसमें भी वो 4 दिन बाद आए और उसके बाद गांव वालों ने उनको खदेड़ने का काम किया था जी। इससे ये लगता है कि आप आज की घटना जो सैजनवा में हुई उसको आप राजनीतिक कारणों से जोड़ के दिखावे के रूप में खाली आप विलाप कर रहे हैं। तो इनकी क्या मानसिकता है इस तरह से विलाप करने ये चुनाव हार रहे हैं, चुनाव को हारने के कारण इनको खुद ही समझ में आ गए हैं, इसलिए डर के इनके भाव में ये आया कि अब ये भी नौटंकी कर लें, जितना रो पाएँ रो के कर लें। एक किसी की दुर्घटना या घटना अगर ऐसी हो जाए तो उस पर विलाप करने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिक उससे कतई ना जोड़ा जाए और उन परिवार की संवेदना हम लोग के साथ है, हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे।